Hello everyone, welcome back to the last lecture of topic 6 optical sources LED. In the previous lecture, we have learned about the various type of LED structures, their properties, characteristics and their structures, basically the layout. In this lecture, we will learn about the characteristics of LEDs. How we characterize the LED, which one is good, which one is bad, which one suits to this particular wavelength, how it is reliable. So on the basis of 4 parameters as far as your syllabus is concerned, so the output power, the spectrum, bandwidth and the reliability. These 4 are these characterizations, and after that the last topic of this ऑप्टिकल सोर्सेज एलईडी इज मॉड्यूलेशन, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है. तो एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स, सो देयर आर टोटल ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज द ऑप्टिकल आउटपुट पावर, मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एंड लास्ट वन इज द रिलायबिलिटी. तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन. सो इन द फर्स्ट, द ऑप्टिकल पावर. ऑप्टिकल पावर आउटपुट, ऑब्वियसली what current you are applying. तो आप कितना करंट लगा रहे हो और उसके हिसाब से कितनी आपको लाइट आउटपुट पे मिल रही है. तो ये उसकी सबसे पहली और मेजर कैरेक्टराइजेशन का पैरामीटर है कि एलईडी किस तरह की है, किस लेवल की आप इस्तेमाल कर रहे हो. और ये लगभग लीनियर ही होती है, मगर उस लीनियरिटी के अंदर इंटेंसिटी किस तरह से डिपेंडेंट है, ऐसे या इस तरह से. मतलब कहने का कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है भी कि नहीं, और साथ ही साथ कि उसकी इंटेंसिटी और करंट का क्या रेशियो है बेसिकली. तो ये एक कैरेक्टराइजेशन का उसका पार्ट है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये लीनियर ही होती है, बट समवेयर एट हाई पावर के केस में हमें ये लीनियराइजेशन खत्म हो जाती है. कई बार लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहती हैं. इन दैट केस वी यूज लीनियराइजिंग सर्किट्स फॉर दिस कंपेंसेशन. तो कुछ सर्किट का इस्तेमाल करते हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लीनियराइज करते हैं. तो इनपुट आउटपुट को लीनियराइज करते हैं. अगर कुछ स्पेसिफिक एलईडीज की बात करें, एसएलईडी मतलब सरफेस एमिटर और एज एमिटर एलईडीज की बात करें, जो कि एल्यूमिनियम गैलीलियम आर्सेनाइड या एल्यूमिनियम गैलीलियम आर्सेनाइड की ही बने हुए हैं. उसमें अगर फिगर वैल्यूज की तरफ से देखें, दिस इज इन मिली एम्पियर्स, दिस इज इन मेगावाट मिली एम्पियर. तो कुछ एच एलईडी की इस टाइप से होती है, और हमारी जो दूसरे टाइप की है दैट इज कॉल्ड द सरफेस एमिटर एलईडी की इस टाइप से, एसएलईडी की इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब एसएलईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इंप्रूव्ड होती है एज फार एज द एज एमिटर इज कंसर्न, जिसकी एक टिपिकल वैल्यू की इसकी डायमीटर 50 माइक्रोमीटर और इसकी 65 माइक्रोमीटर और 100 माइक्रोमीटर लेंथ ली गई है. तो ये अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली. द इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ एलईडी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करती है कि जो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी है, जिसके 3 अलग अलग टिपिकल कर्व हैं फॉर द एसएलईडी, ईएलईडी एंड एसएलडी. तो सबके लिए अलग अलग सुपर इल्यूमिनेसेंस इज एसएलडी, ईएलईडी एज, एस इज द सरफेस. तो ये अलग अलग एलईडीज के लिए मेगावाट पावर और उसका पर डिग्री सेल्सियस की किस तरह से टेम्परेचर. हालांकि आप देख सकते हैं कि एसएलईडी का कर्व काफी स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ता है उसकी एफिशिएंसी पर. एसएलडी पर सबसे ज्यादा पड़ता है. तो ये चीजें हम इस कर्व से पढ़ सकते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी एक्नॉलेज्ड फ्रॉम द डायग्राम. टिपिकल वैल्यूज अगर देखें तो मैक्सिमम इंटरनल एफिशिएंसी एट 15 डिग्री सेल्सियस, और जो कि 200 माइक्रोमीटर लॉन्ग आरसी मतलब रेजोनेंट कैविटी एलईडी के लिए, अगर वो लैम्डा इक्वल्स टू 0.66 माइक्रोमीटर पर काम कर रही है तो वो 2.8% होती है, और वो 1% रह जाती है अगर ये टेम्परेचर हम 75 डिग्री सेल्सियस पे आ जाते हैं. तो ये एक टिपिकल वैल्यूज है कि हाँ टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है. तो ये सारी चीजें. अब मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ, द सेकेंड टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स इज द modulation bandwidth. The modulation bandwidth in optical communication is defined as where the optical power is dropped to its half.
सिंपल बैंडविड्थ हम निकालते थे कि जब हमारा 3 dB डिकेड हो जाए, मतलब 0.707, और यहाँ ऑप्टिकल पावर की बात करें तो ऑप्टिकल पावर मेरी कितनी हो जाए, 50% हो जाए। तो दोनों ही तरीके हैं निकालने के यहाँ पर, कि एक तो 3 dB डिकेड हमारा ले लिया और 50% ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल के हिसाब से भी ले लिया। तो दोनों बैंडविड्थ को अलग अलग तरीके से बताया गया। तो इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन तो आपको मालूम है 3 dB डिकेड वाली, तो उसके हिसाब से, या फिर इंटेंसिटी के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिकल बैंडविड्थ और ऑप्टिकल बैंडविड्थ। तो अगर सबकी डेफिनेशन देखें इनकी, कि RE मतलब जब उसकी मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ की जो एफिशिएंसी है जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, वो बैंडविड्थ निकालने के लिए RE इलेक्ट्रिकल बैंडविड्थ तो 10 log 10 dB में निकालने के लिए P आउटपुट इलेक्ट्रिकल, P इनपुट एट इलेक्ट्रिकल एट सोर्स। तो यहाँ पर ऑप्टिकल निकालने तक P आउटपुट ऑप्टिकल और P इनपुट एट सोर्स। तो इस तरीके से हम बैंडविड्थ को निकाल पाएंगे, ऑप्टिकल बैंडविड्थ भी और इलेक्ट्रिकल बैंडविड्थ, दोनों की दोनों बैंडविड्थ को हम निकाल सकते हैं। हाउएवर इस बैंडविड्थ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर कहें कि डिटर्मिनेशन करने के लिए हम 3 फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से इम्प्रूव करें। डिटर्मिनेशन तभी तो कि भाई इस चीज से इम्प्रूव कर पाएंगे तो ये कुछ बेहतर हो जाएगी। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डोपिंग, लाइक डोपिंग की वजह से भी इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। रिडक्शन इन रेडिएटिव लाइफ टाइम ड्यू टू इंजेक्टेड कैरियर्स की वजह से भी हम मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ को कंट्रोल कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे, और पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से भी इस पे फर्क पड़ता है। तो दीज आर द 3 लेवल्स from where we can determine the modulation bandwidth of LED, or we can change or modify basically the modulation bandwidth. That's why I am talking to you कि determination कैसे किया जा सकता है, मतलब हम changes कैसे कर सकते हैं, modification कैसे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग उसके लिए इंडिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड के लिए अलग अलग वैल्यूज है, जो कि आपकी मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ मेगाहर्ट्ज में और मिलीवॉट में इसकी आउटपुट पावर। तो किस तरीके से ये दोनों हमारे कर्व हैं, तो दोनों के लिए आप देखें कि ये काफी स्ट्रेट है और ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर क्या हो जाते हैं, ये हमारे बहुत तेजी से डिक्लाइन होते हैं। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ की। अब आउटपुट स्पेक्ट्रम जो कि 3rd पैरामीटर है, आउटपुट स्पेक्ट्रम सिंपल इस चीज से बताया जाता है कि जो उसका स्पेक्ट्रम है, मतलब लैम्डा के करस्पॉन्डिंगली उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी है, उसका ये पार्ट कितना है। मतलब आप इस कर्व से ये समझे कि कितनी देर तक वो इंटेंसिटी 50% से ज्यादा, कहें ये तो मैं अपने आप से जोड़ रहा हूं, मतलब ये कहें कि कितने ड्यूरेशन तक ये ज्यादा अच्छी लाइट आउटपुट रिलेटिव इंटेंसिटी दे रही है। तो यहाँ देखें कि ये कितना है, SLED के लिए रेड वाला और ब्लू वाला सिंपल FWHP के लिए हमारा दूसरा वाला। तो ये अलग अलग हमारे हैं। तो 75 नैनोमीटर है ये पार्ट और ये 125। तो SLED के अंदर ये ज्यादा है। तो FHWP जो कि फुल विड्थ एट हाफ पावर, इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फुल विड्थ एट हाफ पावर। तो ये SLED के लिए और एक मेरा ELED के लिए। मैं थोड़ा हो सकता है कुछ बोल गया। तो एक ब्लू वाला कर्व आपका ELED के लिए, SLED के लिए FWHP। तो ये है फुल विड्थ एट हाफ पावर, इसलिए मैंने बताया कि हाफ पावर पे उसकी विड्थ कितनी है, फुल विड्थ एट हाफ पावर, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट स्पेक्ट्रम ऑफ LED, एंड दिस इज द अनदर वे टू characterize an LED. So this is structure for indium gallium arsenide phosphide. Again, the band gap energies of material shift the output spectrum by some point. तो band gap energy भी इस पे असर करती है, hence doping level भी इस पर असर करता है। doping के हिसाब से अगर आप देखें इस बैंडविड्थ को, तो ये भी अगर heavily डोप देखें तो ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, lightly डोप में ये हमारा बैंडविड्थ क्या होती है, कम होती है। फुल, क्या इसका नाम था आप दोबारा देख लीजिए, फुल विड्थ हाफ पावर। तो फुल विड्थ हाफ पावर दोनों के केस में किस तरह से चेंज हो रही है जब हम डोपिंग लेवल ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड की चेंज कर दे रहे हैं। अब लास्ट इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो जबरदस्त होती है LEDs की, पता है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं होता, एक बार लगा दी कभी खराब भी नहीं होती, काफी रिलायबल होती है। नॉन रिलायबिलिटी की वजह केवल हो सकते हैं कि फैब्रिकेशन पर आप कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेरी फैब्रिकेशन पर प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनली कुछ डिसलोकेशन हो जाए प्रेसिपिटेशन की वजह से, डिफेक्ट्स जो आप VLSI टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं,
कुछ डार्क लाइंस और स्पॉट्स उस एलईडी के अंदर आ जाए, या सबस्ट्रेट का ओरिएंटेशन भी इफेक्ट करता है, और कई बार हाई टेम्परेचर पर या वेरी लो टेम्परेचर पर जाने पर भी इसकी रिलायबिलिटी पे असर पड़ता है। तो रिलायबिलिटी निकालने के लिए ये जो है निकालने के लिए डिग्रेडेशन रेट हम निकालते हैं, दैट इज द बीटा आर इक्वल्स टू बीटा नॉट। ये बीटा नॉट है हमारा इनिशियल रिलायबिलिटी जो हमें मिली थी, और एक रिलेटिव एक समय पर, वेयर ई ए इज द होमोजीनियस डिग्रेडेशन, जो होमोजीनियस डिग्रेडेशन उसके अंदर माना, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, एंड द ऑप्टिकल पावर विद रिस्पेक्ट टू द डिग्रेडेशन रेट एट टाइम टी कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। मतलब एक टी टाइम पर उसका आउटपुट पावर क्या होगी इफ बीटा आर इज द डिग्रेडेशन रेट। तो ये हम इस तरीके से रिलायबिलिटी को कैलकुलेट भी कर। ये थी मेरी चारों कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेरे पास लास्ट पार्ट जो है वो दिया गया है, इसमें मॉड्यूलेशन। आई डोंट नो कि यहाँ ये वर्ड क्यों लिखा है, मैंने बुक से देखा तो 2 पैराग्राफ हैं, ये वाला और ये वाला, जहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो हमारी मॉड्यूलेशन होता है वो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फेज, पोलराइजेशन डिपेंडेंट होता है, और जो भी हमारे डिटेक्टर्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उसी प्रकार से हम बनाते हैं फाइल। हालांकि इसमें ये भी बताया गया कि मॉड्यूलेशन के अलग अलग मॉड्यूलेशन के लिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पर काम करा जा रहा है, एंड द वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ सच सिस्टम्स विल स्टिल टेक सम फर्दर टाइम। अभी समय लगेगा कि देयरफॉर इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल ऑफ द ऑप्टिकल सोर्स एंड एनवेलप और डायरेक्ट डिटेक्शन एट ऑप्टिकल रिसीवर इज लाइकली टू रिमेन मेजर मॉड्यूलेशन स्ट्रेटेजी इन इमीडिएट फ्यूचर। तो अभी इस पे काम दिया जा रहा है। कुछ अगर थ्योरी आपको पढ़नी है तो स्नैपशॉट लेके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 ही पैराग्राफ मॉड्यूलेशन के लिए वहां पर दिए गए हैं, आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक हमारा एलईडी के बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट लर्न अबाउट द लेजर्स। आई होप ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। In the next lecture, I will welcome you in the next topic, 7 optical sources का जो दूसरा पार्ट किया है, that is the lasers. So goodbye then, see you, take care.